हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में बेटा है क्या, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ग्रेविटेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ग्रेविटेशन में बेटा सबसे पहले चीज़ तो हमें ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पढ़ना है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, फ्री फॉल पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी जो होता है उसको पढ़ना है, मास एंड वेट पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको बायंसी पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है और केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, फाइनली हमको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या कि हमको स्टार्ट कैसे करेंगे कि ग्रेविटी से। तो सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो बातें होती हैं बेटा। तो ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिंग या अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ मास। माने ऐसा दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और उनके बीच में अट्रैक्टिव अगर फोर्स लग रहा है तो वही बेटा क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। और ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अकर्स बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडी। मीन्स एक बॉडी बेटा हमारा क्या हो, अर्थ हो और दूसरा कोई अदर बॉडी हो। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स एक्टिंग टू पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ। तो अपने अर्थ की तरफ क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो देखिए हमको ध्यान देना है क्या, हमको ध्यान देना है बेटा कि जो हमारा ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स विथ अ सर्टेन फोर्स। तो एक बेटा सर्टेन फोर्स से क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स which attracts the two objects with each other is called a gravitational force। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इफ़ वी रिलीज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट। तो हम ये चीज़ देखें बेटा क्या कि मान लीजिए आप कोई हाइट से क्या करते हैं, कोई चीज़ को गिराइए ऊपर से। जब किसी चीज़ को बेटा आप गिराते हो तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, उसका एक्सीलरेशन नहीं, इसका स्पीड जो होता है कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड टुवर्ड द अर्थ मीन्स सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। उस पर क्या बेटा, सम फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है, वही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, तो कह रहे हैं द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर की ओर क्या करे, वो खींचे। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान समझना इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा क्या है हमको पढ़ना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमको ध्यान देना है कि सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया है, सर आइजैक न्यूटन ने इन 1687 ने प्रपोज अ लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विच इज नोन एज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ ग्रेविटी। तो बेटा इनका मतलब है कि मान लीजिए दो बॉडी हैं, इनका नाम ही है दो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ मतलब बेटा ये लॉ ऐसा लॉ है कि यूनिवर्स में कहीं भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कि मान लीजिए आपका दो बॉडी है, कौन कौन सा है, एक बॉडी बेटा m1 है और दूसरा बॉडी m2 है और उनके बीच का डिस्टेंस बोलो क्या है, r है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ, कौन सा लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर या एवरी बॉडी विथ अ फोर्स
which is directly proportional to the product of two masses of the body and inversely proportional, कौन सा proportional, inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, उसके बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये सब हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ बोथ बॉडी m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं यही चीज़ बेटा बताया गया है कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि दो बॉडी हैं बेटा m1 और क्या है m2 हैं, ऑफ टू बॉडी डिस्टेंस r है अपार्ट, देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, बोलो। पहला होगा जो रूल हमारा बताया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, और दूसरा क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होगा। तो बेटा 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा बेटा क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं बेटा, तो ध्यान देना कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो हमारा एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल जी बोलते हैं। तो कैपिटल जी हमारा क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इस पर 100% न्यूमेरिकल आपका एक आएगा। तो F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, आपको देखिए m1 भी दे देंगे, m2 भी दे देंगे, r भी दे देंगे, और जी तो आपको पता रहेगा। क्यों, आपको या तो याद हो जाएगा उस समय तक, अगर याद नहीं हो रहा है बेटा तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन में दे देते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बोलो क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ए ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 6.61 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। बताओ बेटा, सब हमको दे दिए हैं, तो बोलो अट्रैक्शन फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो, बस फार्मूले में पुट करना है। लेकिन इसका कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेंदी होता है बेटा, इसलिए मैथ थोड़ा सा कैलकुलेशन का मजबूत रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा हम लोग का क्या है कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर आपसे क्वेश्चन, अगर ऐसे इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज F इफ masses ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर 1/3 विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द ग्रेविटेशन फोर्स वुड बिकम। तो बोलो बेटा, अगर मान लीजिए पहला मास हम मान लेते हैं कि जो है m1 और m2 है, कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम मास को चेंज कर दे रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं दोनों मास को, लेकिन डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, तो बताइए जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा। तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए बेटा आप जानते हो, क्या जानते हो, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बेटा हमारा क्या होगा, m1 बिकम्स क्या हो जाएगा, m1/3, और m2 बिकम्स क्या हो जाएगा, m2/3, क्योंकि 1/3 हो जा रहा है। तो F1 जो होगा, नया फोर्स अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू m1 डिवाइड बाई 3 इंटू m2 डिवाइड बाई 3, पूरे का बेटा बोलो r स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर दो, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो F डिवाइड बाई F1 जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल डिवाइड जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, और 1/3 पे होके क्या बेटा हो गया, 1/9 हो गया। तो F डिवाइड बाई F1 इक्वल टू बेटा 9 हो गया। तो नया फोर्स जो F1 होगा, आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा, तो F/9 होगा। मीन्स 9 टाइम्स क्या हो गया, जो 9 टाइम्स नहीं 1/9 हो गया। जो फोर्स पहले था, अगर मान लो पहले फोर्स अट्रैक्शन 9 था, तो अब कितना बचा, 1 न्यूटन का बच गया। 9 न्यूटन था तो 1 न्यूटन, माने पहले फोर्स का क्या हो जाएगा, 9वां भाग हो जाएगा। ठीक है, 9th पार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा कि जो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन था और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों में कुछ तो कुछ होगा, माने कुछ ऐसा है कि जो सिमिलरिटी दिखे, तो बिल्कुल दिखेगा कि उन्होंने पहले बताया था, आप जानते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर मैंने बता भी दिया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इजर्टेड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच
अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स लगता है बेटा, अगर आप एक साइड पे लगा रहे हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट दूसरे साइड आपको फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। वही बेटा इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन वाला। ठीक, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए यूनिवर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, अट्रैक्ट करेंगे। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा इनके कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए तो ये बता रहे हैं कि इन द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टूवर्ड द अर्थ attract the body, but according to the Newton's law of motion, bodies would also attract the earth, but due to the less mass of body, it is negligible। इनके कहने का मतलब बेटा ये देखो, ध्यान समझना कि अगर बॉडी, मान लीजिए कि अगर एक बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा भी उतना लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरा भी बॉडी फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर अर्थ के सापेक्ष बेटा, अगर हम देखें अर्थ के अगर रेस्पेक्ट में देखें, अगर मान लीजिए हम ही खड़े हैं तो हमारा अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं कि बताइए, अर्थ लगा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे गिर जा रहे हैं, ठीक है, और आप भी तो फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये बेटा हमारा फोर्स इतना इनके कंपेरिजन में इतना नेग्लेजिबल है, क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा है। कितना है, 6.4 × 10⁻24 करके होता है समथिंग, इतना केजी के हैं। और हम कहाँ हैं, मान लो हम बेटा 65 पे राउंड हैं, तो इसमें बेटा क्या हो गया, तो हमारा इनके कंपेरिजन में नेग्लेजिबल है, इसलिए उस फोर्स को हम एनालिसिस मतलब रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंस, जो है इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट बेटा क्या क्या है, द फोर्स दैट बाइंड द अर्थ, द फोर्स दैट बाइंड क्या करे बेटा, अस टू द अर्थ। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बोलो हम यहाँ पे रहते, हम कहीं हवा में उड़ते। तो यही है फोर्स जिसको हमको क्या किया है, बांधा है, बाइंड रखा है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इस फोर्स से जो मोशन, मून का जो है मोशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में बेटा, अराउंड में, तो इसी को हम बोलते हैं किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की है। ठीक है, फिर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये जब जो राउंड हो रहा है इन सब का, जो प्लैनेट वगैरह हैं या जो हमारे सैटेलाइट हैं, ये सब किन फोर्सों से हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्सों से हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे बेटा हम लोग का है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ बेटा अगर आसानी से आप ऊपर से गिरा दीजिए और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जैसे आपका एयर फ्रिक्शन हो जाए और कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जाए, एयर का फोर्स हो जाए या और अनदर कोई फोर्स आप लगा दे रहे हैं, तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल का मतलब होता है बेटा, ऐसा जब कोई बॉडी हम ऊपर से गिराएं तो केवल उस पर एक ही फोर्स लगे, कौन सा, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी माने केवल अर्थ का फोर्स लगे। तो देखो वही चीज़ लिखे हैं बेटा, क्या लिखे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेज द सर्टेन हाइट, देन इट टेक्स द falling down toward the earth, it is because the earth gravitational force exerted on it। तो कह रहे हैं दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही है ना बेटा जो मैंने बताया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी को नीचे गिरने में, तो हम उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। तो आगे देखते हैं, इन फ्री फॉल नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट लाइक एयर फ्रिक्शन etc। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बेटा आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बेटा ध्यान समझिएगा कि ये है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें बेटा ये है कि द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम द height toward the earth under the gravitation force of the earth, the direction of the body do not change but velocity of the body continuously क्या होता है बेटा, चेंज होता है with help of acceleration। तो इस कौन से इसी acceleration को बेटा हम बोलते हैं क्या, acceleration due to gravity। तो falling of a body from a height toward the earth under a gravitational force of earth, ठीक है,
द डायरेक्शन ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ किसके, एक्सेलरेशन के। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, बेटा क्या हो जाएगा बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग बेटा ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आता है। और इनकी यूनिट क्या होती है बोलो, इनकी यूनिट क्या होगी, इनकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ बेटा अर्थ आपको दे दिया जाएगा कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एफ इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपको बता दिया था, जी इंटू एम ई। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, इंटू एम, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। आर ई क्या है, आर ई द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो एम ई मास ऑफ अर्थ है, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अगर हम तीनों पॉइंट बेटा समझ गए हैं तो आगे रखते हैं क्या, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एम जी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी दोनों साइड बेटा हम इक्वल कर देंगे, एफ एफ इक्वल कर देंगे। तो एक एफ के लिए एम जी इक्वल टू जी, फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम दोनों इक्वल कर देंगे। तो हमारा बेटा जो फार्मूला आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान समझना, ए जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई के स्क्वायर। तो बताओ बेटा, इसमें इस फार्मूले में आपको कहीं ऑब्जेक्ट का मास जो एम हमने लिया था स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं बेटा क्या, कि जो स्मॉल जी होती है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपका कैपिटल जी की वैल्यू बेटा दे दें 6.6 इंटू 10 पावर -11, एम ई आपको पता है 6 इंटू 10 पावर 24 kg होता है, और आर ई क्या होता है, आर ई की अगर बात करें तो 6.4 इंटू 10 पावर 6.4 इंटू 10 या 6.37 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, क्योंकि आर ई की स्क्वायर इसलिए हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, तो अब बेटा यही चीज़ हम क्या करेंगे, बस फार्मूले में हमको पुट करना है। जी की जगह जो है बेटा जी की वैल्यू पुट कर दो, और एम ई की जगह मास ऑफ अर्थ रख दो, और उसके बाद बेटा आर ई की जगह जो है 6.37 इंटू 10 पावर 6 पूरे का स्क्वायर रख दो। ठीक है, चूँकि आर ई स्क्वायर है तो इनको रख दो बेटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा आगे हमको क्या समझना है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल जी हमारा एक ऐसा है जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, जैसा हमने इसमें बताया है। तो पहला पॉइंट बेटा बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ जी रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एनीवेयर। तो जो कैपिटल जी होता है वो हर जगह बेटा, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी हो, वो कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा, वही होगा क्या, 6.61 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होगा हर एक जगह। ठीक, अब बेटा अगर स्मॉल जी की बात करें तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वेरीज एट एवरी प्लेसेस, माने एवरी प्लेस माने वेरियस प्लेसेस पे क्या होगा, जी बदलेगा। इक्वेटर पे कुछ हो जाएगा, पोल पे कुछ हो जाएगा, ठीक है, सेंटर पे कुछ हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या होगा बेटा, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अब इसको समझना है बदलता कैसे है। तो बेटा जो हमारा अर्थ होता है वो, अगर हम ये हमारा टोटली स्फीयर नहीं है, एक स्फीयर नहीं है, बल्कि ये क्या है, इलिप्टिकल टाइप है। तो इलिप्टिकल टाइप में मीन्स इनके पोल के साइज़ पे बेटा अगर देखें इस पोल साइज़ पे, तो पोल साइज़ पे क्या होता है, इनका रेडियस कम होता है, और इक्वेटर पे रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फार्मूला क्या था, मैंने अभी ऊपर बताया था, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई डिवाइड बाई आर ई के स्क्वायर। तो आर ई बेटा जितना कम होगा जी उतना अधिक होगा, और आर ई जितना ज़्यादा होगा जी की वैल्यू उतना कम होगा। आर ई जितना कम होगा जी की वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, और आर ई जितना ज़्यादा होगा जी की वैल्यू उतना कम होगा। समझ गए। तो इसलिए बेटा पोल पे वैल्यू क्या है, आर ई का कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और बोलो इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों, क्योंकि आर ई यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर पे। और सेंटर पे बताओ,
अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, अर्थ के सेंटर पे बेटा क्या हो जाएगा, जीरो होता है। अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे आते हैं, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा कैपिटल जी होता है, चूंकि एक वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो स्मॉल जी है बेटा, ये क्या है, एक एक्सीलरेशन है। और आपको मोशन में ही मैंने बता दिया था, एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बताओ बेटा, जो कैपिटल जी होता है, जो कैपिटल जी होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते हैं। और स्मॉल जी को हम जीरो कर सकते हैं, कहाँ पे, सेंटर पे। अगर अर्थ के सेंटर पे हम जी की वैल्यू फाइंड करें बेटा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो एक बात है बेटा, इंपॉर्टेंट नोट है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, कि इफ़, कह रहा है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स 200 ग्राम और 600 ग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, किसी हाइट से क्या करते हैं, गिराए जाते हैं, विच बॉडी विल रीच सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्टली, कौन सा बॉडी जो है सरफेस पे पहले पहुंचेगी। अब आप बोल दोगे कि सर जो भारी रहेगा वही पहले पहुंच जाएगा। बेटा ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्मॉल जी होता है, जो एक्सेलरेशन है, जो इनको तेजी में गिराती है, वो क्या होती है, स्मॉल मतलब इस वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती। बॉडी का कुछ भी मास हो, चाहे बेटा हम गिरें और हाथी, दोनों को साथ में गिरा दें किसी ऊंचाई से, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जैसे एयर का फोर्स ना लगे, फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, और किसी प्रकार का फोर्स ना लगे बेटा एक्सटर्नल, तो हम बोलते हैं तब, माने फ्री फॉल हो, तब वहाँ पे बेटा जानते हो क्या होगा, वहाँ पे दोनों बॉडी सेम टाइम पे गिरेंगी। ठीक है, सेम टाइम पे गिरेंगी। ठीक है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता, आपका आंसर होगा सेम टाइम। ठीक, चलिए तो आगे बेटा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखे हैं, बोथ बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज डी डज नॉट डिपेंड, जो स्मॉल जी होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ठीक, चलिए अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी। जो फ्रीली फॉल बॉडी होती है बेटा, उसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि अभी जो हमने लीनियर मोशन किया था, लीनियर मोशन में बोलो, हमने लीनियर मोशन में क्या किया था, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हमने समझा था ना। तो बेटा बस यही, ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे था, लीनियर एक्सेलरेशन, हम इसको क्या कर देते हैं, वर्टिकली जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसको हम जी में कन्वर्ट कर देंगे। और जो वहाँ पे लीनियर डिस्टेंस था बेटा s, यहाँ पे h हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। बस सेम फार्मूला है बेटा, वही क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये बेटा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी पे आपके न्यूमेरिकल हैं इसी चैप्टर में, इस पे न्यूमेरिकल आपको ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है, तो एक नोट समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, न्यूमेरिकल के लिए समझना कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वर्टिकली क्या हो रहा है, डाउनवर्ड गिर रहा है बेटा, तो कह रहे हैं कि इट जो है वेलोसिटी इज इंक्रीज, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज ए पॉजिटिव। तो उसकी, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली जब इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लीनियर में भी हम लोग यही कहे थे। ठीक है, ठीक, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, अगर मान लीजिए आप ऊपर की तरफ कोई बॉडी को फेंक रहे हैं, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना बेटा, एक टाइम पे जाएगा वहाँ पर रुक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज ए नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस जी। तो जो हमारा 3 इक्वेशन बेटा हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ प्लस जी की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी रख देंगे, जब अगर हमारा बॉडी क्या जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, तब इस तरह से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, मास क्या होता है। तो मास को हमको समझना है। तो मास क्या होता है कि द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। जितना भी क्वांटिटी होता है किसी भी बॉडी में वही उसका मास होता है। तो बोलो मास क्या सी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। ना तो इसका डायरेक्शन होता है ना तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ना तो इसका डायरेक्शन होता है ना तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, ना तो डायरेक्शन होता है ना तो मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यह SI यूनिट क्या होती है बोलो? इसका मास का SI यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। क्या जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर जीरो हो गया तो वो बॉडी क्या है? एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस यूनिवर्स में। तो बेटा हम पहले ही बता दिए थे कि हमारा जो यूनिवर्स है मास और एनर्जी दो चीज़ों का क्या होता है? मेल होता है। क्योंकि बताया था ना E=mc² से, उसको देखते रहना, ठीक। और मास को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो रहा है बेटा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको केवल विदिन 1 आवर में अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेट पे। तो वेट हमारा क्या होता है? द फोर्स बाई विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो हमने लिख दिया है सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट बेटा, वेट और मास में बहुत अंतर है, लेकिन हम आमतौर पे बोलते हैं ना कि वेट है मास है, सब दोनों कॉमन बोल देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक जो हमारा वेट होता है ये कुछ नहीं, एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे सेंटर की तरफ अर्थ लगाती है, और इसी को हम बोलते हैं वेट। तो वेट बराबर क्या होगा बेटा? m/g। वेट बराबर क्या होता है? m/g। देखो मैंने बता दिया है कि वेट बराबर क्या होता है? m/g। m क्या है? मास ऑफ बॉडी है, और g क्या है? एक्सेलरेशन है। तो बोलो वेट क्या हो जाएगा? वेट को हम यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? बोलो न्यूटन बोलेंगे या तो kg/s² बोलेंगे। तो बोलो वेट कौन सा है? वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, कह रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि एक्सप्रेस 1 kg वेट इंटू न्यूटन। एक kg वेट को आप न्यूटन में डिनोट करिए। तो चूंकि हम जानते हैं W=m/g, तो m हमको 1 kg दे दिए हैं, और हम जानते हैं बेटा g क्या होता है? 9.8 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो 1 kg वेट बेटा हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो 1/6 वेट हो जाता है बेटा। ध्यान समझना कि अगर वेट आप जो है, अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पे 60 kg के आप हैं, यहाँ पे क्या है? 60 न्यूटन के हैं। कितने हैं? 60 न्यूटन के हैं। तो बेटा बोलो वहाँ मून पे आपका क्या हो जाएगा? 60/6 हो जाएंगे, मतलब 10 के न्यूटन के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 न्यूटन kg वेट के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको है भी बेटा, इसको कर भी आप सकते हैं। अगर आपको मून का वेट दे दे और अर्थ का वेट दे दे, ठीक है, और उनका हमने इसका जो है सिंपल सा है बेटा कि 1/6 कैसे हो गया, आप इसको बुक से देख के कर सकते हो, बहुत इजी है। आप फार्मूला अगर आपको पता है F=g(m1m2) /r² वाले टर्म से, तो हम वहाँ से भी इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक जो जी वाला फार्मूला था वहाँ से g क्या हो जाएगा? G_me/r², ठीक। तो एक के जी लिए हम अर्थ का मान लेंगे, g' हम मून को मान लेंगे। फिर तो G_m ऑफ जो एम था वहाँ पे mn हो जाएगा, मून का मान लेंगे mm/r जो है मून का रेडियस मान लेंगे, इतना जो भी हो, ठीक। दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 ही आएगा, 1/6 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा हमसे पूछ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जी की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं? तो कह रहा है सबसे पहला फैक्टर बेटा क्या होता है? हम पहले ही आपको बता दिए थे, जो हमारा अर्थ है क्या जो है टोटली स्फीयर है? नहीं, स्फीयर नहीं है। वो क्या है? परफेक्टली स्फीयर नहीं है, वो क्या है? इलिप्टिकल है। कौन सा साइज में है बेटा? इलिप्टिकल साइज में है। इसलिए हम इलिप्टिकल मतलब चपटी टाइप, पोल पे क्या है? चपटी है, ठीक है। तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फीयर
सो द रेडियस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल टू इक्वेटर बेटा क्या होता है, अर्थ हमारा क्या हो रहा है, जो जी है हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो द वैल्यू ऑफ जी विल, सॉरी रेडियस हमारा चेंज हो रहा है पोल टू इक्वेटर, सो द जी विल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा हम लोग का अब नया पॉइंट आ गया है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर होता क्या है बेटा, थ्रस्ट हमारा क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस पे लगाएं, अगर फोर्स पे बेटा परपेंडिकुलर माने सरफेस का लाइन अगर एक्स एक्सिस है और जो लाइन ऑफ फोर्सेस है जो अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट हमारा क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे लगाया जाए, माने किसी एंगल पे नहीं लगाया जाए, उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। कौन सा एंगल हो, 90 डिग्री पे लगाया जाए तो हम बोलते हैं बेटा क्या, थ्रस्ट। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रेशर। देखो फिगर में हमने दिखा दिया है कि ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, क्या देखो देखो ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स, और इधर हमारा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में बोलो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेटा बता सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा, एफ बाई ए, एफ इज द फोर्स एंड ए इज द एरिया। दोनों का अगर रेशियो कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। अब प्रेशर में बेटा बात ध्यान क्या देना है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का क्या यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल साहब ने अपने नाम पे ही रख दिया कि जो है इन्होंने प्रेशर पे ज़्यादा वर्क किया था और अपने नाम पे ही इसको रखवा दिया कि हमें जो है हमारा नाम पे इस यूनिट को रख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। तो ऐसे फैक्टर बेटा जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है, तो फार्मूले में हमें बताओ, दो चीज़ दिख रहा है ना, एक फोर्स दूसरा एरिया। फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बताओ एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नहीं, प्रेशर घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के ना, तो क्या हो जाएगा, घटेगा। और अगर एरिया को कम करेंगे तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो दो फैक्टर हैं बेटा, कौन कौन से हैं, पहला होता है, पहला हमारा क्या है, फोर्स जो अप्लाइड किए हैं वो, और दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। एग्जाम्पल बेटा हम फोर्स के बहुत सारे देख सकते हैं। देखो जैसे द बेस ऑफ अ बिल्डिंग आर मेड वाइडर बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर अप्लाइड। तो जो हम बेस बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो हम बहुत वाइडर उसका नींव रखते हैं, बहुत चौड़े में रखते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम लग पाए। अगर प्रेशर बेटा ज़्यादा लग गया तो मकान धंस जाएगा और क्या हो जाएगा, गिर भी सकता है। इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा चौड़ा बना देते हैं, विड्थ वाइडर ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर जो है फ्लूइड्स एंड दे एग्जर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं, वो चारों तरफ क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। और अगला एग्जांपल बेटा जैसे स्कूल बैग होता है, तो स्कूल बैग में क्या होता है, स्कूल बैग बेटा देखो ध्यान समझना, स्ट्रिप जो होती है वो क्या होती है, चौड़ी बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम लगे। अगर बेटा धागे की तरह बना दी जाए तो बच्चा इतना जो है खुद ही बोझा लाद के किताब का क्या करेगा, धंस जाएगा और चोट भी बन सकता है। ठीक है, तो प्रेशर को इस तरह से हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल बेटा लेते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल क्या है कि देखो ध्यान समझना कि अ फोर्स ऑफ अ 200 क्या हो जा रहा है, फोर्स ऑफ अ 200 इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। आप एरिया कितना दे दिया बेटा, 2 मीटर पर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट प्रेशर। तो आप जानते हो फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू रख दो, एरिया की वैल्यू रख दो, बेटा क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना पास्कल हमारा प्रेशर लग रहा है। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करोगे तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर मैं इस पर न्यूमेरिकल बनाऊँ तो बहुत सारा हो जाएगा बेटा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं क्विक रिवीजन के लिए केवल कंसेप्ट दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में देखो, फोर्स तो डायरेक्टली दे देंगे, न्यूटन में दे देंगे या तो डाइन में दे देंगे।
ठीक है। लेकिन एरिया बेटा, एरिया के लिए आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, वो हो सकता है एरिया जो है जिस पे अप्लाई हो रहा है फोर्स, हो सकता है वो सर्कुलर बना दें। तो सर्कुलर बनाएंगे तो बेटा उसकी एरिया निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर हमको दे देंगे तो आप अपने दिमाग से एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। या तो उसका शेप बेटा रेक्टेंगल दे सकते हैं, तो रेक्टेंगल के लिए बोलो एरिया कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगल के लिए एरिया जो है हम अगर रेक्टेंगल दे दिए तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ निकालते हैं। अगर हमको लेंथ पता हो जाए और विड्थ पता हो जाए तो हम कहेंगे कि इनका एरिया निकल जाएगा। आपको स्क्वायर भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, स्क्वायर भी बेटा दे सकते हैं। तो ये चारों तरफ जो है चारों साइड अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर शेप का होगा, तो इसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप आप एरिया हमें बना के दे सकते हैं बेटा, लेकिन डायरेक्टली नहीं देंगे। डायरेक्टली देंगे तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे, और वैसे देंगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन बना देंगे। उसमें ऐसे बताएंगे कि एक लड़का अगर उनका सरफेस एरिया इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए, तो ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी पास्कल में हो पाएगा, क्योंकि पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब बेटा कंसेप्ट है, बस इससे ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आप ये ध्यान देने वाली बात है, यूनिट का ध्यान देना है और एरिया कैसे फाइंड करना है, बस इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है बायंसी। क्या होती है बायंसी, क्या होती है बायंसी, एक प्रोसेस होती है बेटा, एक क्या आती है, एक वर्क है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमर्स्ड, इमर्स माने बेटा डुबाई जाती है, इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायंसी। तो जो बायंसी फोर्स होता है बेटा, वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ये सब आगे मिलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। देखो अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स बोलते हैं। तो बायंसी क्या होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायंसी, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है ये किस क्रिया से होता है, बायंसी के क्रिया से होता है। जब किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है बेटा, इमर्स किया जाता है, तो जो ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं बायंट फोर्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बायंट फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो बायंट फोर्स होता है बेटा किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, कि लिक्विड का डेंसिटी कैसा है, हाई डेंसिटी है कि लो डेंसिटी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा फ्लोट करेगा, इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा डेंसिटी क्या होता है। आइए, तो डेंसिटी में बेटा हम ध्यान देते हैं कि डेंसिटी जो होता है द डेंसिटी बेटा क्या होता है, ध्यान समझना। डेंसिटी हमारा जो होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी देखो ध्यान समझना, डेंसिटी हमारा जो होता है ये रेशियो होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम का। मास और वॉल्यूम का क्या होता है, रेशियो होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी वॉल्यूम कम होगा और मास उतना ही रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेंसिटी बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वॉल्यूम पे। मास बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही रखेंगे तो भी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, अगर यहीं पे बेटा एक हम ले लें, किसको, एक ले लेते हैं राड जो है आयरन का ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं बेटा किसका, प्लास्टिक का ले लेते हैं, ठीक है। एक राड आयरन का है Fe का है, और दूसरा किसका है, प्लास्टिक का है। किसका है, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक का है बेटा, तो इसमें ध्यान देना, एक आयरन का है दूसरा प्लास्टिक का है। तो आयरन का तो जो है वॉल्यूम कम है, मास क्या है, ज़्यादा है, मान लो, ठीक है। आयरन का भी हम वहीं रख दे रहे हैं, मास भी उतना है और वॉल्यूम भी उतना ही रख दे रहे हैं जितना हमारा प्लास्टिक का है। लेकिन आयरन और प्लास्टिक में बेटा वेट में अंतर है, माने मास में अंतर है, ठीक है। जब मास में अंतर है तो बताओ, अगर मास आयरन का ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए हम बोलते हैं आयरन ज़्यादा डेंस है प्लास्टिक के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, तो एसआई यूनिट ऑफ बोलो, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब होता है। बताओ, डेंसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट हमारा विल सिंक। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि इफ़
ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं बेटा, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस या इक्वल कर दें, इज लेस या इक्वल कर दें, तो बोलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मान लीजिए दो डेंसिटी, जैसे हमारा डेंसिटी किसी और के रेस्पेक्ट में अगर डेंसिटी के निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो फ्लूइड वाले पार्ट में हम बोलते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर पूरे का डिवाइड मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको बेटा सॉल्व कर लोगे तो जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ वाटर। एक तो फार्मूला बेटा ए वाला है, ठीक है। दूसरा फार्मूला जिस पे आपसे क्वेश्चन बनेगा, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें चारों चीज़ें बेटा दे देंगे आपको, पूछेंगे रिलेटिव डेंसिटी बता दीजिए तो आप बता लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल दो चीज़ें दे दिया, कह रहे हैं कि अगर मान लो बेटा जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अगर आयरन का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं हमको, रिलेटिव डेंसिटी दे दिए हैं आयरन का। अब पूछ रहे हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दे दिए हैं 1000 kg/m³। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आयरन इन एसआई यूनिट, आयरन का एसआई यूनिट में डेंसिटी बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका होता है रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिब्बा में बंद कर लो बेटा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फार्मूला, इसको डिब्बा में बंद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से बेटा फार्मूले में हम रख देंगे, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू वाटर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दे दिया है आयरन का 15 और वाटर का डेंसिटी भी दे दिया है, तो बोलो डेंसिटी ऑफ आयरन निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे बेटा, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। चलिए तो दिया दीजिए नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो दोनों डेंसिटी है ऊपर नीचे, तो बेटा दोनों कट जाएंगे तो यूनिट लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो इट स्टेट्स व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a liquid, it experiences a upward force that is equal to the weight of the liquid displaced by it। समझ में आया। तो कह रहे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को बेटा हम इमर्स करें, माने डुबोते हैं, फुली माने पूरे तरीके से, या पार्सली माने थोड़ा बहुत आंशिक रूप से हम लिक्विड में डुबाते हैं, तो इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, वही फोर्स कौन सा, बायंड फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। यह फोर्स किसके इक्वल होता है, तो वही कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट। तो अगर लिक्विड का हम वेट, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट कर दें, उतने ही वेट के बराबर एक कौन सा फोर्स अपवर्ड एक्सपीरियंस करेगा, उतने ही फोर्स के बायंड फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो देखो ध्यान समझना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेटा इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मैंने पहले ही बता दिया। नंबर 2 बेटा इट इज़ यूज टू डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन, जो सबमरीन होती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, समुद्र की जहाज़ें होती हैं, और जो शिप होती हैं वो किसके बेसिस पे डिजाइन की जाती है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही डिजाइन की जाती है। हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर आर यूज्ड, थर्ड पॉइंट आर मेड फॉर दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब होता है कि फ्लूइड्स होता क्या है, तो ऐसा लिक्विड जो बेटा क्या करे, फ्लो हो सके, इसी को बोलते हैं फ्लूइड। तो दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस एग्जर्टेड प्रेशर, जो लिक्विड और गैस होता है बेटा एग्जर्ट करते हैं, जिस भी पार्ट में रखी रहती हैं उसमें क्या करती हैं, प्रेशर एग्जिट करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा देख लो बेटा, जैसे हम लिक्विड किसी
मान लीजिए किसी भी पार्ट में रखे हैं, किसी पॉट में रखे हैं, तो इसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर है बेटा, सबसे ऊपर जो है बताओ वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? प्रेशर कम रहेगा क्योंकि उसके ऊपर वाटर कम है तो प्रेशर कम है। उसके नीचे आएंगे तो थोड़ा मीडियम होगा, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। और सबसे नीचे बेटा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। क्यों? ऊपर बहुत ज़्यादा वाटर है, वो ज़्यादा दबा देंगे। ज़्यादा मतलब कि मास हो जाएगा वाटर का, तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम करेंगे तो बेटा होगा ना। तो यहाँ पे मतलब कि प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर मतलब एफ बाई ए, तो एफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, एरिया वही है, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो? तो जिस पे प्रेशर ज़्यादा होगा उनका जो है स्ट्रांगेस्ट जेट होगा, स्ट्रांगेस्ट जेट होगा बेटा, ध्यान समझना। तो उसका जो है फ्लुएंसी क्या हो जाएगा? मतलब कि फ्लो जो है ज़्यादा होगा, और जो मीडियम होगा उनसे उनका थोड़ा सा कम होगा, और जो लो प्रेशर का होगा उनका वीकेस्ट जेट होगा, माने उनका जो धारा प्रवाह होगा वो कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा गिरेगा वहीं पर। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो बेटा, आप घर पे भी कर सकते हो, अब देखे भी होगे एनालिसिस करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन। केपलर साहब ने क्या किया था बेटा कि जो प्लेनेट हमारी होती हैं, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लेनेट हैं, ये क्या करते हैं? मोशन करते हैं अराउंड द सन। तो हम बोलते हैं प्लेनेट स्टडी द मोशन। केपलर क्या किए? स्टडी किए द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। ही गिव्स द 3 लॉ विच गवर्न द मोशन ऑफ, देखो बेटा, मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन। तो कह रहे हैं दीज नोन एज द केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन। मैंने पहले बता दिया था कि जो प्लेनेट के मोशन को जो है बेटा स्टडी माने अध्ययन कर रहे हैं, यही होता है केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसी को बोलते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, चलिए। तो बेटा केपलर ने स्टडी करके 3 रूल दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कौन सा है? केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो प्लेनेटरी मोशन बेटा सबसे पहला क्या है कि द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो हमारा प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड जो सन के अराउंड मूव करता है वो इलिप्टिकल पाथ में करता है। ठीक है, और इलिप्टिकल पाथ में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है बेटा। देयर आर 2 फोकस इन इलिप्टिकल पाथ। अगर इलिप्टिकल हमारा कोई भी पाथ है बेटा तो उनके पास कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। एट 1 फोकस सन इज सिचुएटेड। एक फोकस पे बेटा बोलो क्या होता है? सन रहता है। सन माने सूर्य रहता है। ठीक है, तो बेटा इलिप्टिकल पाथ है हमारा। इलिप्टिकल पाथ पे चाहे F1 पे सन को रख दो, चाहे F2 पे सन पे रख दो, किसी एक फोकस पे सन जरूर रहेगा, और उनके चारों ओर बोलो क्या करेगा? प्लेनेट हमारा चक्कर मारेगा, राउंड करेगा। ठीक है, और कौन सा पाथ है? ऐसे पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। और इलिप्टिकल पाथ के पाथ कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, एक फोकस पे सन होता है। ठीक है, तो केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, देयर इज अ 2 फोकस इन इलिप्टिकल पाथ, एट 1 फोकस सन इज सिचुएटेड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा क्या है कि केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बेटा ध्यान देना है कि each planet revolves around the sun, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining of a planet to the sun sweeps over the equal area in a equal interval of time। माने अगर प्लेनेट बेटा इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स टाइम में बेटा इनका जो एरिया कवर्ड बाय द प्लेनेट होगा, एरिया कवर्ड बाय द प्लेनेट सन टू लाइन ऑफ प्लेनेट को जो कवर करेगा बेटा वो एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सच वे। माने कोई भी प्लेनेट बेटा इस तरह से अराउंड करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट। जो लाइन बेटा ये हुए है, जैसे हमारा यहाँ पे देखो ध्यान समझना, ये लाइन जो है F1C जो लाइन है ये क्या कर रहा है? इसी को बोलते हैं बेटा लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, स्वीप्स ओवर द इक्वल एरिया। जैसे C से D गया, तो जब बेटा C से D गया तो D F1C ये क्या करेगा? एरिया होगा।
मान लो 15 सेकेंड में कर रहे हैं, और यहाँ कहीं आया बेटा इधर साइड में, यहाँ पे 15 सेकेंड में ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पे एरिया, तो दोनों की एरिया बोल रहे हैं इक्वल होंगे, दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं बेटा एरिया ए F1B इक्वल टू एरिया डी F1C, और एरिया ऑफ ए F1B इक्वल टू एरिया ऑफ डी F1C, वही बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, सिंपल है एकदम, समझना है केवल थियरी अच्छे से। हाँ, आगे देखते हैं। अ प्लैनेट मूव फास्टर, हाँ यही बता रहे हैं बेटा कि जो प्लैनेट होता है, अ प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट क्लोजर टू द सन, अगर सन के पास प्लैनेट आ रहा है तो फास्टर मूवमेंट करता है। हाँ, और अगर जो है एंड मूव्स स्लोली व्हेन फार्दर फ्रॉम द सन, अगर सन से दूर है तो स्लोली मूव करेगा। देखो जैसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो सन, यहाँ पे सन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्लेनेट है, तो इन दोनों पे बेटा देखो डिस्टेंस कम है ना, तो यहाँ पे देखो एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा। एरिया क्या कर लेगा, ये एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा, और सॉरी एरिया नहीं, एरिया ज़्यादा नहीं कवर करेगा, देखने में लगेगा बेटा यहाँ पे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, एरिया लेकिन इक्वल रहेगा। एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और इनका एरिया और इनका एरिया दोनों का इक्वल रहेगा इन इक्वल इंटरवल टाइम में। ठीक है, यही बेटा हमारा सेकेंड रूल है। आते हैं लास्ट में थर्ड, केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनका एक सिंपल है कि मैंने बताया ना बेटा कि जो लाइन ज्वाइनिंग होता है सन से प्लैनेट, वही है, वही अगर आप समझ गए हैं लाइन ज्वाइनिंग कौन है प्लैनेट वाला, तो ये थर्ड रूल आप समझ जाओगे। देखो क्या है, और एक राउंड बेटा, एक राउंड को ही हम पीरियड बोलते हैं। मान लो प्लैनेट हमारा चला एक पॉइंट से मान लो, देखो ध्यान समझना, अगर यही है बेटा, यहाँ से प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे मूवमेंट करके फिर यहीं आ गया अपने इस पॉइंट पे, तो इसी को बोलते हैं एक राउंड। इसी राउंड में जितना टाइम लगता है बेटा एक राउंड करने में, इसी को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो कह रहे हैं द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इन अ वन राउंड। या हम बेटा बोल सकते हैं पीरियड के स्क्वायर के क्या होता है, जो आर क्यूब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आर, या हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आर हमारा क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट है। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट है। ठीक है, तो आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर बेटा हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है अगर आर को आप बदलोगे तो टी बदल जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। टी बदलोगे तो आर बदल जाएगा, तो इस तरह से बेटा हमेशा इन दोनों का रेशियो आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत? तो बेटा ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इस पे न्यूमेरिकल आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा बेटा, ये जो केपलर का रूल है थर्ड वाला, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आपको उसमें मिलेगा, आपके भी ये सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत है बेटा तो इसको आप जो है पूछ सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए और अच्छे से रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाइए। 100% आपका कोई भी क्वेश्चन बचने को नहीं आएगा। तो बेटा इस पे आप क्या करिएगा, इस वीडियो को शॉर्ट रिवीजन के लिए अपने जो भी आपके चहेते हों, जो भी प्रिय आपके साथी हों, उनको क्या करिए, शेयर करिए, ताकि देखो बेटा इससे क्या होगा कि आपका जो भी लेवल होगा, अगर किसी से कंपेयर करेंगे तो उससे भी लेवल हाई होगा, साथ ही साथ हमारे चैनल का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमारे चैनल को भी डेवलप करिए, और अपने आप को भी डेवलप करिए, दूसरे को भी डेवलप करिए। ठीक है, चलिए बेटा, ओके।